हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा वर्मा एंड वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को पूरा जरूर देखिए। इट इज़ टू हेल्पफुल फॉर यू। एंड अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड क्लास है एक, उसमें एक अध्यापिका क्या करेगी। ऑप्शन ए है, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। मतलब बच्चों से वो अंकों का मुकाबला कराएगी। ऐसा हमें नहीं कराना है, हमें अंकों पे जोर ही नहीं देना है, ठीक। बी है, वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना। मतलब वो जैसा चाह रही है अपने बच्चों से, पहले वो वैसा करेगी, उसके बाद में बच्चों से कहेगी कि आप भी इसी तरह करिए, और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। ये भी नहीं कराना है। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना। भाई ऐसे मेथड बनाएगी, ऐसे मेथड या जो भी स्ट्रेटजीज अपनाएगी टीचर, जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए, मतलब खुद की लर्निंग, वो जो करना चाह रहा है लर्निंग के लिए, पहल करने में प्रोत्साहित हो, बच्चा खुद सीखना चाहे, ठीक है। ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी अपनी, ऐसे मेथड को अपनाए टीचर। डी है, मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना। मतलब व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करेगी और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सहजगता के लिए आकलन करना। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। सी में देखिए कह रहा है ऐसी पद्धतियों को नियोजित करना, इस प्रकार की पद्धतियां नियोजित करेगी कि जो स्टूडेंट्स होगा वो खुद कुछ सीखना चाहेगा, स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, गार्डनर ने थ्योरी दी थी मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। देखिए, आत्मबोध हेतु मतलब अपने बारे में ज्ञान रखना, अपने बारे में जानना, अपने लक्ष्यों को जानना, अपनी थिंकिंग, अपना जो व्यवहार है, मतलब अपने बारे में सारी नॉलेज रखना, उसे कहेंगे आत्मबोध, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया संगीत में, बी है आध्यात्मिक, एंड सी भाषा विषयक, लास्ट है अंतः वैयक्तिक। तो चलिए पहले देख लेते हैं इनका हम सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसमें इन्होंने 8 टाइप की इंटेलिजेंसेस बताई हैं, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं इनके बारे में। विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है, जिस इंसान के पास ये बुद्धि होती है, विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस अगर है आपके पास, तो आपको किस बारे में नॉलेज होगी, जैसे मैप हो गया, कहाँ से कैसा रास्ता निकलना है, कहाँ से रोड निकलनी, कहाँ से गली निकलनी है, तो ये सारी मतलब स्थानिक बुद्धि होती है आपके पास, ठीक है। बढ़िया पकड़ रहती है स्थानिक चीजों में, ठीक। तो आपकी वो बुद्धि हो गई विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। देखिए, इसमें ऐसे लोग आते हैं जिनके पास भाषा की पकड़ अच्छी होती है, आपके पास क्या बोलते हैं, वर्ड्स का बढ़िया ज्ञान है, पकड़ है अच्छी भाषा में, बोलने में, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है, तो वो आपके पास लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस है, इट मीन्स, ओके। जैसे हमारे राजनेता हो गए और हमारे नेता हो गए, अभिनेता हो गए, तो ये सब आएंगे हमारे लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस में, ठीक। नेक्स्ट है मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, जिसके पास ये इंटेलिजेंस रहेगी उससे लॉजिक लगाना बढ़िया होगा, उसका कैलकुलेशन बढ़िया होगा मैथ का, ठीक है। तो जैसे हमारे मैथ के टीचर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, तो इन लोगों के पास लॉजिक रहता है, ठीक है, लॉजिकल इंटेलिजेंस रहती है इनकी। तो मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस अगर आपके पास है तो आपकी मैथ अच्छी होगी, कैलकुलेशन अच्छा होगा, लॉजिक बढ़िया लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों के पास ये बुद्धि होती है। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में क्या होता है, आपके जो उतार चढ़ाव है बोलने का या भाषा का, है ना, और जो पिच होती है, तो इस बारे में आपकी नॉलेज बढ़िया रहेगी, तब आपके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट है किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये ऐसे लोगों के पास होती है जिनका जो बॉडी मूवमेंट है, बॉडी कंट्रोल है, वो बढ़िया रहता है, उस पर अच्छी पकड़ रहती है, ठीक है। जैसे हमारे डांसर्स हो गए, है ना, और हमारे डॉक्टर्स हो गए, जब ऑपरेशन करते हैं भाई, उनको ये चीज जो हैंड मूवमेंट होता है उस पर अच्छी पकड़ होती है, तभी तो ऑपरेशन कर पाते हैं, ठीक। नेक्स्ट हो गया इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस या फिर पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस।
ये कैसे लोग होते हैं? पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस जो होते हैं उनको अपने बारे में अच्छा बढ़िया बोध होता है, आत्मबोध होता है, अपने बारे में नॉलेज होती है, उन्हें कब क्या करना है, उनकी थिंकिंग कैसी, पर्सनैलिटी कैसी है ना। तो ये चीज होती है, उन्हें आगे क्या करना है, अपने बारे में सारा नॉलेज, बढ़िया डीप नॉलेज रखते हैं। नेक्स्ट आ गया इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, पर्सनल अदर्स। देखिए दूसरों के बारे में बढ़िया जानकारी रखना, इसकी सोच कैसी है, इसकी थिंकिंग और ये क्या करना चाहता है। तो ये सारी जो इंटेलिजेंस होती है, दूसरे के बारे में ज्ञान रखना, नॉलेज रखना, इसमें आप किसमें आ जाएंगे? पर्सनल अदर्स इंटेलिजेंस, मतलब आपके पास ये बुद्धि है। ठीक। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इसमें कौन लोग आ जाते हैं? जैसे हमारे किसान हो गए, मतलब नेचर के बारे में अच्छा नॉलेज, प्रकृति के बारे में नॉलेज जो लोग रखते हैं उनके पास नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए इसमें आत्मबोध की बात की गई है, आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा। कौन सी इंटेलिजेंस होगी आपके पास? अंतःवैयक्तिक, मतलब आपके पास मतलब अंतःवैयक्तिक बुद्धि होगी अगर, तो आप क्या होंगे? आत्मबोध रखेंगे, मतलब अपने बारे में बढ़िया नॉलेज रखेंगे। ठीक है, तो वह हो सकता है अंतःवैयक्तिक। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। देखिए जो सबसे मेन विभिन्नता है दोनों में वो क्या है? व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना, मतलब आलोचना में विभिन्नता है, या फिर बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका में विभिन्नता है, या फिर भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। बिल्कुल, देखिए भाषा और चिंतन के बारे में जो दृष्टिकोण है, पियाजे कहते हैं कि पहले थिंकिंग आती है, पहले बच्चा सोचता है, उसके बाद में वो धीरे धीरे जाके भाषा सीखता है, लैंग्वेज को सीखता है। जैसे कि छोटा बच्चा क्या करता है, बोल पाए ना बोल पाए पर वो फोन कान में लगा के बैठ जाता है। ठीक है, या फिर आप हाय बाय कर लेंगे तो हाथ हिलाएगा, हाथ से वो हाय बाय कर लेगा। बच्चे से कहेंगे बेटा क्या मार्केट चलना है, तो हाथ से बताएगा कि हाँ मुझे बाहर जाना है। तो वो हो गया, मतलब पियाजे कहते हैं कि बच्चा पहले सोचता है, बोलता बाद में है, पहले उसकी थिंकिंग इंप्रूव होती है। ठीक है, पहले वो थिंक करता है। और जो वाइगोस्की है वो उल्टा कहते हैं बच्चे में पहले भाषा आती है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है, जब वो इस दुनिया में आएगा तो सबसे पहले क्या करता है? रोता है, कूइंग करता है, धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, उसके बाद उसकी थिंकिंग आती है। ठीक है, तो ये चीज है, इनके जो दृष्टिकोण है इसमें विभिन्नता है। डी है ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा सी। ठीक, भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण भिन्न है। ओके, क्योंकि क्या बोलते हैं, पियाजे कहते हैं चिंतन पहले आता है, वाइगोस्की कहते हैं भाषा पहले आती है बच्चे में, तो इसलिए ये इसमें विभिन्नताएं हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों, मतलब इंटरनली मोटिवेटेड हों। इस संदर्भ में वह करेगी, देखिए क्या करेगी। सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना, या फिर अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। मतलब अंतिम परिणाम जो होगा उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे कि लास्ट में एनुअल एग्जाम में क्या कितने मार्क्स लाता है। व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया, मतलब जो उसका लर्निंग प्रोसेस है उस पर पूर्णतया ध्यान देना। ठीक, नेक्स्ट है वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना, उसे कुछ ना कुछ पुरस्कार दे दिया तब वो आंतरिक रूप से प्रेरित हो। नेक्स्ट है इस प्रकार के अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती हैं। मतलब ऐसी अधिगम गतिविधियों की योजना बनाए, प्लानिंग करे जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती हो। तो इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। बी में कह रहा है कि अंतिम परिणाम पर हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक, उसके बजाय व्यक्तिगत रूप से, उससे मतलब व्यक्तिगत रूप से हर बच्चे पे बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देंगे। प्रत्येक बच्चे पे हमें ध्यान देना है व्यक्तिगत रूप से। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है। देखिए एक बच्चा असफल हो गया हमारी क्लास में, तो हम क्या सोचेंगे? ए है आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। बी पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है कि शायद पाठ्यक्रम हमारा ना सही हो, शायद हमने जो स्ट्रेटेजी जो मेथड अपनाया शायद ये नहीं सही है, या फिर हमने जिस तरीके से आकलन किया उस बच्चे का शायद उस प्रोसेस में हमसे कोई गड़बड़ी हुई है। तो इस पे हमें थोड़ा विचार करना चाहिए।
नेक्स्ट कह रहा है कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास। देखिए इसमें कहना चाह रहा है कि कुछ बच्चे तो होते ही हैं मंदबुद्धि, मतलब उनको तो फेल होना ही होना है। भाई आप भावी शिक्षक हैं, आपको ऐसा नहीं सोचना है कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना कैसे, बिल्कुल नहीं होना है। डी है बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं, कि भाई बच्चे में कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ माइनस है, चलिए छोड़िए इनको, कुछ तो कमियां होंगी ही, ये इस कमी के साथ पैदा ही हुआ है, हमें ऐसा सोचना है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। करना क्या है, ये विश्वास हमें करना है कि कुछ पाठ्यक्रम जो है हमारे पाठ्यक्रम में शिक्षण पद्धति और आकलन प्रक्रिया जो है उस पर हमें विचार करना है, उस पर हम थिंक करेंगे कि शायद इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई है ना। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है। देखिए जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर रही है, रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। जब वो टॉपिक खत्म हो गया तो उसने क्या किया, जो उसके दिमाग में उत्पन्न हो रहे थे प्रश्न उनको वो पूछती है, ठीक है, प्रस्तुत करती है। वह क्या कर रही है, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। देखिए जो उसके विचार बने, उसने कोई टॉपिक समझा, विचार बने, ठीक, उसको उसने कलेक्ट किया दिमाग में, फिर क्या किया, उस पर उसने थिंक किया, थिंक करने के बाद फिर वो उसे निर्देशित कर रही है, मतलब चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है अपने विचारों को, ठीक, जो भी उसने समझा उसे निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, या फिर अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, या फिर प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है, एंड डी केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण किया उस बच्ची ने, ठीक है, फिर क्या किया, जब वो प्रकरण समाप्त हो गया तो दिमाग में जो उसके उत्पन्न हो रहे थे क्वेश्चंस उसको उसने प्रस्तुत किया। उसने क्या किया, जो चिंतन को, मतलब जो वो थिंक कर रही थी उस टॉपिक के बारे में, उसको निर्देशित किया, ठीक, निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। जो भी समझा उसके बारे में उसने जब क्वेश्चन पूछा तो इसका मतलब क्या है, जो भी उसने समझा मतलब चिंतन किया उसको वो निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है। बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना, कि बेटा आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करिए, उसे ऐसा मौका देना। हमें टीचर को ये नहीं करना है कि बच्चा कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो तुरंत उसे सॉल्व करके दे दें। टीचर को करना है कि आप खुद से अपने जो क्वेश्चन है या जो आपने सॉल्यूशन किया है इसमें गलतियां ढूंढें, फिर खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर तब नहीं हो पा रहा है तो शिक्षिका उसमें क्या करेगी, थोड़ा सा सहयोग दे सकती है। तब भी नहीं बच्चा कर पाएगा तब उसे पूरी तरह से बताएंगे आप, ठीक। ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना, कि बच्चा खुद से वो समस्याओं का समाधान करे और उनका हल करते समय सहयोग देना, ठीक। जो वो भी सॉल्यूशन कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी हेल्प दे देना या हिंट दे देना, ठीक, हमें ये करना है। बी है बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना, कि जाइए आप ये एक्सरसाइज कर लाइएगा, आंसर देख के इसको लिख लो, बस बात खत्म। ऐसा हमें नहीं करना है। सी है विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना, कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सही हमने बता दिया कि ये होगा, बस बात खत्म हो गई। डी है समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना, कि आप समाधान करिए, हम आपको ये गिफ्ट देंगे, वो गिफ्ट देंगे, तो ये चीज हो गई। हमें करना क्या है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाता है। बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करना, भाई प्रॉब्लम का बच्चा सॉल्यूशन करेगा, ठीक, सॉल्व किया उसने, बाई द वे अगर वो नहीं कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे, सहयोग देंगे उसको, ठीक, हल करते समय सहयोग देना। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। ए है कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। एंड नेक्स्ट है कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, बिल्कुल सांस्कृतिक विभिन्नताओं की बात इन्होंने नहीं की है।
डी है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं नैतिक विकास की, ठीक है, इन्होंने कुछ लेवल बताए हैं अपने सिद्धांत में। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आलोचना जो हो गई वो ये हो गई कि पुरुष और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया गया है। सांस्कृतिक विभिन्नताओं की बात इन्होंने नहीं की है, ठीक है। सांस्कृतिक पे जोर देते हैं वो है वाइगोस्की जी। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और सेशन करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।